नमस्कार। आज हम पॉपुलेशन जेनेटिक्स के एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत पर बात करने वाले हैं, हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। हमारे पास इससे जुड़ा एक अकादमिक सोर्स है जिसमें कुछ गणितीय समीकरण और एक डायग्राम भी है। हाँ बिल्कुल, ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स का एक कॉर्नरस्टोन माना जाता है। और देखिए, मजे की बात यह है कि जिन शर्तों पर यह सिद्धांत टिका है वो असल दुनिया में शायद ही कभी पूरी होती हैं। तो सवाल है कि भाई फिर ये इतना जरूरी क्यों है? चलिए आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। तो हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत का जो सार है, मतलब जो कोर आइडिया है, वो ये है कि अगर कुछ खास बिल्कुल आइडियल कंडीशंस हों तो किसी पॉपुलेशन में एक जीन के जो अलग अलग रूप होते हैं, जिन्हें हम अलील कहते हैं, और उनसे बनने वाले जेनेटिक कॉम्बिनेशन यानी जीनोटाइप, इनकी फ्रीक्वेंसी मतलब इनकी मौजूदगी वो पीढ़ी दर पीढ़ी एक जैसी ही बनी रहेगी, बदलेगी नहीं। अच्छा, मतलब एक तरह की स्थिरता, स्टेबल रहेगा सब कुछ। ये गणित में कैसे दिखता है? सोर्स में दो इक्वेशंस दी हैं। हाँ, पहली वाली तो बहुत सीधी है, p+q = 1। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए एक जीन के दो ही अलील हैं, एक डोमिनेंट कैपिटल A और दूसरा रिसेसिव स्मॉल a। अगर पॉपुलेशन में A की फ्रीक्वेंसी p है और A की फ्रीक्वेंसी q है, तो जाहिर है दोनों मिलाकर 100% होंगे, मतलब p+q = 1। ठीक है, ये तो समझ आया, सिंपल है। और दूसरी वाली इक्वेशन p² + 2pq + q² = 1। सोर्स में एक पमिट स्क्वायर जैसा चित्र भी है, शायद वो इसी से रिलेटेड है। एकदम, बिल्कुल। वो चित्र यही दिखाता है कि जब ये अलील रैंडमली मिलते हैं तो जीनोटाइप क्या बनते हैं। तो देखिए, p² उन इंडिविजुअल्स की फ्रीक्वेंसी है जिनमें दोनों अलील A हैं, मतलब AA जीनोटाइप। q² उनकी फ्रीक्वेंसी है जिनमें दोनों A हैं, यानी AA जीनोटाइप। और 2pq ये वो हैं जिनमें एक A और एक A है, यानी हेटेरोजाइगस AA जीनोटाइप। और इन तीनों जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसीज को आप जोड़ेंगे तो वो भी 1 ही आएगा। समझ गई। p², 2pq और q², ये जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसीज हो गई। लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा था, ये संतुलन तो कुछ खास शर्तों पर ही टिका है। सोर्स में उन शर्तों का जिक्र है ना? हाँ, और यही इस सिद्धांत का आप कह सकते हैं क्रक्स है, सबसे अहम पहलू। ये इक्विलिब्रियम, ये संतुलन बना रहे, इसके लिए 5 शर्तें हैं, सोर्स में लिस्टेड हैं। पहली, कि उस जीन में कोई नया बदलाव, मतलब कोई नया म्यूटेशन ना आए। म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी, कोई नेचुरल सिलेक्शन ना हो, मतलब ऐसा ना हो कि कोई एक जीनोटाइप दूसरे से ज्यादा बेहतर तरीके से सरवाइव करे या रिप्रोड्यूस करे, सब बराबर। ओके, नो नेचुरल सिलेक्शन। तीसरी शर्त, मेटिंग यानी संगम, वो पूरी तरह से रैंडम हो, कोई अपनी पसंद से पार्टनर ना चुने, कम से कम उस जीन के लिहाज से। रैंडम मीटिंग। चौथी, पॉपुलेशन से न कोई बाहर जाए न कोई अंदर आए, मतलब नो माइग्रेशन। इससे क्या होता है कि जीन फ्लो नहीं होता, बाहर से नए अलील नहीं आते या यहां से जाते नहीं। जीन फ्लो नहीं। और पांचवी शर्त है कि पॉपुलेशन का साइज बहुत बड़ा होना चाहिए, वेरी लार्ज, ताकि सिर्फ बाय चांस, जिसे हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं, उससे एलील फ्रीक्वेंसीज में कोई बड़ा बदलाव ना आ जाए। छोटी पॉपुलेशन में ये ड्रिफ्ट ज्यादा असर डालता है। तो ये 5 शर्तें हैं, नो म्यूटेशंस, नो सिलेक्शन, रैंडम मेटिंग, नो जीन फ्लो और बहुत बड़ी पॉपुलेशन। लेकिन ये शर्तें तो असल दुनिया की किसी भी पॉपुलेशन में शायद ही कभी पूरी होती होंगी एक साथ। बिल्कुल सही कहा आपने, यही तो कैच है। असलियत में ये 5 शर्तें एक साथ मिलना लगभग नामुमकिन है, और ठीक इसीलिए ये सिद्धांत इतना पावरफुल टूल है। ये हमें एक थ्योरेटिकल बेसलाइन देता है, एक नल हाइपोथेसिस जैसा सोर्स में कहा गया है। मतलब ये बताता है कि अगर पॉपुलेशन में एवोल्यूशन नहीं हो रहा होता तो जेनेटिक लेवल पर वो कैसी दिखती। अच्छा, तो हम क्या करते हैं कि रियल पॉपुलेशन को इस आइडियल हार्डी-वेनबर्ग वाली सिचुएशन से कंपेयर करते हैं, और अगर फर्क दिखता है तो मतलब एवोल्यूशन हो रहा है, और हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी शर्त टूट रही है, जैसे सिलेक्शन हो रहा है या माइग्रेशन। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। हम देख सकते हैं कि असल पॉपुलेशन इस आइडियल इक्विलिब्रियम से कितना डिविएट कर रही है और क्यों कर रही है। ये डिविएशन हमें बताता है कि कौन सी इवोल्यूशनरी फोर्सेस काम कर रही हैं। जैसे सोर्स में एक्स लिंक्ड रिसेसिव बीमारियों का उदाहरण दिया है,
बताया है कि ऐसी बीमारियों की फ्रीक्वेंसी पुरुषों में क्यों होती है पर महिलाओं में क्यों स्क्वायर होती है। ये दिखाता है कि इस सिद्धांत को स्पेसिफिक जेनेटिक सिनारियो में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मैं संक्षेप में कहूँ, हार्डी-वाइनबर्ग सिद्धांत अपने आप में एक स्थिर, न बदलने वाली पॉपुलेशन का गणितीय मॉडल है, और जब हम असल पॉपुलेशन को देखते हैं और पाते हैं कि P और Q की वैल्यू बदल रही हैं, या P² 2PQ Q² की वैल्यूज एक्सपेक्टेड से अलग है, तो ये सीधा इशारा है कि एवोल्यूशन हो रहा है। म्यूटेशन, सिलेक्शन, ड्रिफ्ट, माइग्रेशन या नॉन रैंडम मीटिंग में से कुछ न कुछ चल रहा है। हाँ, बिल्कुल। यह हमें एवोल्यूशन को क्वांटिफाई करने, उसे मापने का एक तरीका देता है। अगर P और Q पीढ़ी दर पीढ़ी कांस्टेंट है, तो पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम में है उस जीन के लिए। अगर वो बदल रहे हैं तो एवोल्यूशन इज हैपनिंग। तो ये थी हार्डी-वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम की कहानी, एक तरह से एक आदर्श दुनिया का नक्शा जो हमें असल दुनिया के जेनेटिक बदलावों को समझने में मदद करता है। काफी दिलचस्प। हाँ, है तो। और यहाँ एक सवाल है जिस पर श्रोता सोच सकते हैं। असल दुनिया की पॉपुलेशंस को जब हम देखते हैं तो हार्डी-वाइनबर्ग की इन 5 शर्तों में से कौन सी शर्त आपको लगता है सबसे ज्यादा बार टूटती होगी, या जिसका असर सबसे ज्यादा दिखता होगा, और उसके नतीजे क्या होते होंगे? इस पर सोचने से हमें यह समझने में और मदद मिलेगी कि अलग अलग पॉपुलेशंस कैसे इवॉल्व करती हैं और कौन सी ताकतें उन्हें शिकल देती हैं।